जब रेस ख़त्म हुई तो मुझे उसके बाद आइडिया हुआ कि रेस को मेंटेन कैसे करना था। मुझे कंपटीशन कोई नहीं मिला था, ट्रेनिंग भी मैं अकेली कर रही थी। इन्होंने कैंप भी मुझे बहुत लेट दिया था। ये तो बड़ी खौफनाक बात बताई है आपने। मैं 100, 200 लॉन्ग जंप तीनों की चैंपियन रह चुकी हूँ, फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान। तो अरशद भाई भी पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे। सही है। तो एक दफ़ा ना गुजरते गुजरते ना मेरे पास रुक गए, कहते अकेली बैठी हुई हो। मैंने कहा क्या करूँ, अब ट्रेनिंग तो करनी है, अकेले ही सही, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे तब ये बात की थी, देखना फाइका तुम्हारा भी वक्त आएगा, मैं भी इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ। मैं फ्लैट फुटेड हूँ और ये भी अच्छा, कोई आप भी मानता flat नहीं footed है। हाँ, कोई मानता ही नहीं है कि मैं फ्लैट फुटेड होकर भाग रही हूँ। सुनने में यही आता है कि वो प्लेयर्स के साथ बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं, बेचते नहीं या नाम रोक लेते हैं, वाकई ऐसा होता है? फेडरेशन की तरफ से मेरा नाम नहीं गया था नॉमिनेशन के लिए, पीओए ने खुद भेज दिया था। फेडरेशन ने इस तरह कहा कि अब तो ये जाकर दिखाए। वो अरशद नदीम से मिली हैं, सबसे उनके घर जाके मिली हैं, ना मिले लेकिन मुझे अपने पास एटलीस्ट बुलाकर पूछें। बीइंग अ वुमेन उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। कि अभी फाइका छठे नंबर पर आई हैं तो अभी उनका विजन नहीं है। जब फाइका मेडल ले लेंगे तो वो भी कहेंगे सर आपका विजन है ये। हाइलाइट्स आपने देखी, ये फाइका रियाज हैं, एथलीट हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फास्टेस्ट विमेन हैं। अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया और 6th पोजीशन पर आई हैं। इनकी पोजीशन बेहतर भी हो सकती थी लेकिन इनको सपोर्ट नहीं किया गया, फेडरेशन की जानिब से कैंप्स नहीं लगाए गए। बेतहाशा ऐसी बातें हैं जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं कि अगर इनको फैसिलिटेट कर दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। हाल क्या है एथलेटिक्स का और दीगर स्पोर्ट्स का, हमारे यहाँ पर इस हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई और इनके फिटनेस का राज क्या है और दीगर जो बातें इनके करियर के हवाले से, इनकी मुश्किलात के हवाले से, सब आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए कि आपका ओलंपिक्स का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तो आप छठे नंबर पर आई इस बार, जी, तवक्को क्या थी? यही था कि मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट करके आऊँगी, जो मेरा पर्सनल बेस्ट है उसको ब्रेक करके न्यू पर्सनल बेस्ट करूँगी। तो पर्सनल बेस्ट क्या था आपका इससे पहले? मेरा 11.70 हैंड वॉच था, जो मैंने इधर अटक में ये एचिसन फास्टेस्ट वुमेन हुई थी लाहौर में, वहाँ पे किया था। इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, तो जब मैं पेरिस में था वहाँ इलेक्ट्रॉनिक टाइम होता है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक टाइम नहीं है। अच्छा। जी, तो वो 12.49 था, ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइम था, इसलिए मेरा पर्सनल बेस्ट हुआ। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक में मैनुअल में फ़र्क क्या होता है? मैनुअल है ये ह्यूमन, यानी ह्यूमन वॉच ऑन स्टॉप वॉच करेगा, जो चलाते स्टॉप हैं। वॉच, और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो मशीनरी है। अच्छा अच्छा। जी, हमारी रिएक्शन टाइम पे टाइम शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे आप रिएक्ट करते विसल हैं। होगी, विसल यानी जो ह्यूमन है ना, मतलब स्टॉप वॉच, वो तो रिएक्शन टाइम पे होता है स्टार्ट, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक है वो फिर उससे यानी हमारे जो विसल होगी जैसे ही फायर होगी वहीं से टाइम शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक का टाइम ज़्यादा होता है। तो ये तो यानी कि आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक फेदर का एक मार्जिन 30 होता to है। 40 माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क पड़ता है। ये काफ़ी फ़र्क होता है। जी, अच्छा। पाकिस्तान में नहीं है ये। तो अभी आप जब गई तो मेरे ख्याल 9 थे कि 10 थे एथलीट्स आपके 7 साथ? एथलीट्स थे, 7 टोटल थे। 7। टोटल 7 थे, आप उसमें 6 आई थी। प्रॉब्लम कहाँ पर आया आपको? नहीं, टोटल 7 एथलीट्स हम पाकिस्तान से नहीं, मैं पेरिस में वहाँ की गए थे। आप जो कम्पीट वहाँ कर रही पे थी तो आप। 39 to 40 एथलीट्स थे, जिसमें से ओवरऑल 23rd नंबर था मेरा। तो मैं अच्छा। अपनी हीट्स में 6 हुई थी, क्वालिफाई नहीं करा था सेमीफाइनल में। जब आप भागी हैं जिस जी, कंपटीशन में उसमें आपके साथ 9 लोग थे, 10 लोग थे? 9 थे। अच्छा, तो आप 6 आई थी तो आपको क्या पोजीशन चाहिए थी सेमीफाइनल्स में आने के लिए? अगर मैं 3rd या 4th होती और टाइम अपना इंक्रीज़ मतलब अच्छा करती तो मैं आ सकती थी सेमीफाइनल में। और मैं अगर मींस कि अगर यही रेस में दोबारा लगा लेती ना, मैं क्वालिफाई कर जाती नेक्स्ट राउंड के लिए। अच्छा। क्योंकि जब रेस ख़त्म हुई तो मुझे उसके बाद आइडिया हुआ कि रेस को मेंटेन कैसे करना था, रेस कैसे बनानी थी। मुझे कंपटीशन कोई नहीं मिला था जाने से पहले। 6 मंथ हो गए थे कि मैंने कोई कंपटीशन नहीं खेला था। इधर लाहौर में ट्रेनिंग करती हूँ पंजाब स्टेडियम में, ट्रेनिंग भी मैं अकेली कर रही थी। होता है ना ट्रेनिंग के साथ कोई पार्टनर, उसके साथ रेस लगाओ, पता चले कि रेस को कैसे मेंटेन करते हैं, स्टार्ट कैसे निकलना, किसी के साथ निकलना, रिएक्शन टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं था मुझे, इतना आइडिया था। तो वहाँ जाकर जब मैंने रेस लगाई, मैंने कहा मैं इससे बेहतर कर सकती थी, लेकिन मेरे पास उसके बाद चांस नहीं था कोई। नहीं तो ये तो बड़ी खौफनाक बात बताई है आपने कि सिंस आप ओलंपिक्स में गई हैं और अगर आप पर तवज्जो दी जाती तो शायद आप आगे भी चली जाती। अरशद भाई को जाने से पहले एक उन्होंने पेरिस डायमंड लीग हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट करवाया था। वो कंपटीशन खेले, वहाँ पे 4th हुए थे वो अरशद भाई। वहाँ से अच्छा। आए, उसके बाद ये पेरिस गए हम लोग ओलंपिक्स खेलने। तो आप क्यों नहीं गई उसमें?
क्योंकि इन्होंने भेजा नहीं, उससे पहले कोई कंपटीशन पे इन्होंने मुझे भेजा। इवन अगर नहीं भी बाहर भेजना था, लाहौर में या फिर यहाँ पे छोटा मोटा कोई कंपटीशन करवा देते, मेरे साथ एक दो लड़कियाँ बैठा देते या लड़के ही बैठा दे ताकि मुझे रेस लगाने का आइडिया होता। इन्होंने कैंप भी मुझे बहुत लेट दिया था। नहीं तो ये भेजता कौन है? PSB, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले जी, भेजते हैं। मतलब वो सारा स्पॉन्सर करते हैं, फेडरेशन और POA मतलब ये भेजती है। जैसे ओलंपिक्स था, ये POA के अंडर था, जो चैम्पियनशिप्स होती हैं वो फेडरेशन के अंडर होती हैं। अच्छा, तो कोई चैम्पियनशिप नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, आप बस ऐसे गई और जाके वहाँ दौड़ लगा दी है? हमारी पहले चैम्पियनशिप हुई थी अटक में, जिससे मेरी नॉमिनेशन गई थी, मेरी और एक दो और लड़कियों की गई थी। तो IOC ने जिसकी नॉमिनेशन कंफर्म करी, फिर POA ने आगे उसी की सारी डाटा वगैरह भेजा। उसके बाद एचिसन फास्टेस्ट वुमेन हुई थी, मैन और वुमेन एचिसन कॉलेज में, वो मैंने लास्ट फैब की खेली हुई थी। उसके बाद मुझे कोई कंपटीशन नहीं मिला, कोई कैंप नहीं मिला। जुलाई में जाकर, जुलाई के 1 जुलाई से मुझे कैंप मिला था, और वो भी 20 दिन बाद हमने ट्रैवल कर लेना था। 20 दिन का कैंप इन्होंने बस दिया था मुझे। इतने बड़े कंपटीशन से पहले कोई आपको फैसिलिटेट नहीं किया गया किसी नहीं, भी वाले से? बिल्कुल बस भी आप नहीं। अकेले भागते रहे, अपनी प्रैक्टिस आप करते रहे? फिर मैंने मीडिया का यूज़ किया था कि मुझे कोच चाहिए, मैं अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ, इतना बड़ा कंपटीशन है। फिर फेडरेशन ने और मेरे डिपार्टमेंट ने, वापडा ने जो है मुझे, सिमी रिजवी है फीमेल कोच, तो वो मेरे साथ अटैच कर दी थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या सिखाया आपको, क्या किया? उनको जितना आता था उन्होंने बता दिया, लेकिन मेरे पर्सनल कोच जो जिनसे मैं इतने 3-4 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, अब लास्ट मोमेंट में मैं अपनी ट्रेनिंग चेंज तो नहीं कर सकती थी ना। बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, मेरे और मेरे कोच के साथ डिस्कशन हो रही थी, सीक्वेंस हमने वही रखा। सर खालिद थे POA के, उन्होंने बोला था कि आप शेड्यूल उन्हीं का कर लो, लेकिन फेडरेशन और आपके डिपार्टमेंट ने सिमी रिजवी का नाम भेजा है तो करवा वो देंगी। तो शेड्यूल मेरे कोच का ही था, लेकिन करवा सिमी आप ही रही थी मुझे। अच्छा, वो करवा रही थी आपको जी। ये आप पहले तो ये बताइए ना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर इस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। ख्याल कैसे आया है एथलीट बनने का? बस शौक था, हॉकी खेलती थी पहले मैं। अच्छा, ठीक तो है। स्कूल लेवल पे मतलब एक क्लास बंक करनी थी मैंने इंग्लिश की, वो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। तो उस क्लास को बंक करने के लिए मैंने, अपनी फ्रेंड्स थी मेरी सारी खेलती थी हॉकी, तो मैंने क्लास बंक करने के लिए हॉकी ज्वाइन कर ली। फिर हॉकी खेली थी, बस उसने मुझे नेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब अंडर 16 तब मैंने खेली थी, मजाक में। हाँ जी, अंडर 16 नेशनल थी, वो मैंने सबसे पहले खेली थी, मजाक में हॉकी खेल गई हैं। उसके बाद फिर मैंने हॉकी को मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर ली। एक एकेडमी थी, क्लब थी, रोहा एकेडमी, लाहौर की है, वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। 9th-10th में मैंने हॉकी खेली है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में हॉकी पे एडमिशन लिया था मैंने लाहौर कॉलेज में। वहाँ पे अनीस भाई थे एथलेटिक्स के कोच, उनको लड़कियाँ चाहिए थी बोर्ड की के लिए ना, एथलेटिक्स की। तो उन्होंने हॉकी के स्प्रिंटर होते हैं, स्टेमिना काफ़ी होता है, तो उन्होंने उनके ट्रायल्स ले लिए। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि तुम स्पीडी हो तो 100-200 कर लो। अच्छा। बोर्ड में उन्होंने मुझे 100-200 400 800 ये सारे इवेंट्स करवाए थे। ठीक है। तो मैं बेस्ट एथलीट भी हो गई थी, सारे मेरे गोल्ड थे। उसके बाद फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया, एथलेटिक्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर सेकेंड ईयर में दोबारा उन्होंने बोर्ड जब आने लगा, इंटर बोर्ड, फिर उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग करवा दी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इसमें ज़्यादा स्कोप है हॉकी की जगह। अच्छा। तो फिर मैंने दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी। फिर मेरा हॉकी के कोच थे सर वकास, उन्होंने मुझे प्रॉपर तौर पे एथलेटिक्स की, यानी मैं हॉकी ग्राउंड जाती थी, मैच खेलती थी, उसके अलावा ट्रेनिंग हॉकी की नहीं करती थी, फिजिकल ट्रेनिंग पहले करती थी एथलेटिक्स के लिए। ठीक है। वो फिजिकल फिटनेस पे मैंने एथलेटिक्स की जितनी की। फिर आस्ता आस्ता ना, फिर मैंने सारा फोकस ना अपना एथलेटिक्स पे कर दिया और हॉकी को मैंने छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि मैंने वापडा ज्वाइन कर लिया था, लेस्को यूनिट, लेस्को ने मुझे अपॉइंट कर लिया था 11 स्केल में, कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं, अभी रेगुलर नहीं हुई। तो वापडा जब लेस्को ने मुझे अपॉइंट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर हॉकी पे थोड़ा सा ना फोकस कम कर दिया, कि सारा फोकस, क्योंकि दोनों इकट्ठी नहीं चल रही थी। ट्रैक और ट्रफ में बहुत फ़र्क होता है, जो हॉकी है वो ट्रफ पे और ट्रैक पे हमने एथलेटिक्स करनी होती है। पाँव की जो एक पहचान होती है उसको, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हमारे शूज़ भी चेंज होते हैं, हमने स्प्रिंटर्स में स्पाइक्स यूज़ करने होते हैं और वहाँ पे जॉगर्स में ग्रिपर्स होते हैं। तो फिर दोनों ट्रेनिंग में मतलब मैनेज नहीं हो रहा था, बॉडी फटीक आ रही थी काफ़ी कुछ। फिर मैंने सारा फोकस एथलेटिक्स पे कर दिया। सर सरफराज थे साहिवाल के, उन्होंने मुझे यूनिट में लेस्को में ट्रेनिंग शुरू करवाई। यूनिवर्सिटी भी मैंने उन्हीं के पास खेली थी, फिर वही मुझे लेस्को में लेकर आए थे, उनके पास मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी।
लेस्को मैंने खेला 100 ब्रॉन्ज थी, लॉन्ग जंप गोल्ड था। अच्छा, लॉन्ग दोनों जंप भी रीले खेला भी आपने? मैं 100 200 लॉन्ग जंप तीनों की चैंपियन रह चुकी हूँ। अभी ज़बरदस्त। पाकिस्तान की चैंपियन हूँ रिसेंटली। अच्छा, 100 ज़बरदस्त। और बेस्ट एथलीट हुई हूँ 100 200 और लॉन्ग जंप। लेकिन 100 और लॉन्ग जंप ये मेरा कह लें मेन इवेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन 100 है, सेकंड लॉन्ग जंप, देन 200 200 देन मीटर। 200 स्प्रिंट होती है। जी। अच्छा, ये अब आप हॉकी खेला आपने, हॉकी के बाद आप स्प्रिंट में आती हैं, स्प्रिंट के बाद आप वो लॉन्ग जंप भी करती हैं, ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको? सब सब कुछ एथलेटिक्स की पार्ट है ना, 100 200 बिल्कुल, लॉन्ग सब जंप। उसमें एथलेटिक्स में आते सबसे हैं। ज़्यादा मज़ा तो 100 में ही आता है। इवन 100 इवेंट एक ऐसा इवेंट है, मतलब उसको देखने सारी आवाम आती है। मतलब जब 100 है पता लग ऐसे, गया 100 का ये फाइनल शुरू हो रहा किया है, और बस सबने अब पहुंच भागे जाना आप। है स्टेडियम। बिल्कुल। एक 100 एक 400 इवेंट ऐसा होता है जिसको बहुत शौक से सब लोग देखते हैं। एक फास्टेस्ट रेस होती है ना, उसके बाद मतलब जो जीतेगा उसको फास्टेस्ट मैन या फास्टेस्ट वुमेन का टाइटल मिल जाता है 100 के बाद। तो ऑफ कोर्स 100 सबकी फेवरेट होती सो है। यू तो आर द मेरी भी है। फास्टेस्ट गर्ल यस, ऑफ आई एम द पाकिस्तान। फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान। ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अभी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया आपकी बातें सुन कर, के आपको जितने भी एडमिशन्स वगैरह मिले हैं, वो स्पोर्ट्स की बेस पे मिले जी, हैं। ऐसा ही तो है। पढ़ाई में कमी टाइप थी आप, या क्या था? नहीं, मैंने आईसीएस फिजिक्स किया था अच्छा, लाहौर कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद मैंने बीकॉम में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, वहाँ से हुँ, मैंने बीकॉम किया था। फिर मैंने एमएससी किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, हुँ, वो भी मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, तो मैंने मैथ्स की फील्ड में आगे जाना था। तो फिर उसके बाद मैंने अकाउंटिंग की फील्ड चूज़ कर ली कि वो भी मैथ्स से रिलेटेड है। हुँ, तो मेरा 3.79 सीजीपी है गुड, मास्टर्स में। ये नहीं कि नाइस। मैंने कमी थी अच्छा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, ऐसा भी नहीं है। तो मैं सिंपल बीए भी कर सकती थी, हुँ, लेकिन मैंने खुद अकाउंटिंग चूज़ की थी, मुझे पसंद थी। अच्छा, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये है, स्प्रिंटिंग ये है, स्पोर्ट्स कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये मिले कैसे आपस में? जहाँ जहाँ शौक आता गया मैं उस तरफ जाती गई। शुरू से पढ़ाई का मतलब मैथ्स की तरफ ज़्यादा फोकस था, आगे अकाउंटिंग्स की फील्ड इसलिए मैंने चूज़ कर ली। और ये जो सेकंड ये मेरा जो प्रोफेशन है, मेरी ये जो एथलेटिक्स है, हुँ, तो फिर ये तो मैं कंटिन्यू करती रही। किसी सब ने मुझे बोला कि स्पोर्ट्स साइंसेज में फ़िज़िकल एजुकेशन मतलब इसमें कर हाँ, लो, नॉर्मली तो वही समझ आता है ना कि आप लेकिन स्पोर्ट्समैन हैं तो फिजिकल एजुकेशन में कर लो, स्पोर्ट्स साइंसेज में कर लो। तो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिल्कुल ही वो खातेदारी वाला काम है बैठ के। लेकिन बस मुझे शौक था स्टडी हुँ, का कि मैंने अकाउंटिंग पढ़नी है, मतलब मुझे वो फील्ड अच्छी लगती थी उसमें। हुँ, मतलब सब कहते हैं कि मैथ्स नहीं सबको अच्छा लगता, वो अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन मुझे मैथ्स बहुत पसंद था। मैथ्स एक ऐसा है कि जिसमें रट्टा नहीं लग सकता। हाँ, ये तो है। अकाउंटिंग इन चीज़ों में रट्टा नहीं, नहीं लग रटा लग सकता। सकता है, मैंने लगाया हुआ है। फिर आपने समझा नहीं ना। तभी तो यहाँ बैठा हूँ। अंदर से सारा कुछ खराब, क्वेश्चन आंसर ठीक, ये हाँ, काम होगा वो होगा। वैसे ही होता है। अच्छा, सोल्यूशन खराब, आंसर ठीक करके मार्क्स पूरे। अच्छा, नॉर्मली ये जो हमारे यहाँ तो हम वन स्पोर्ट नेशन है ना, हम क्रिकेट की बात नॉर्मली करते हैं, तो बहुत सारे मेंटोर्स मिल जाते हैं आपको क्रिकेट में, सुपर हीरोज़ मिल जाते हैं जिनको देख के आप मोटिवेट होते हैं। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो बाबर आज़म को देखकर मोटिवेट होते जी। हैं। जो हमारी जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे नज़दीक वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, ये लोग, इनजी भाई, हमें मोटिवेशन इनसे मिलती थी। आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? सबसे पहले जब मैं एथलेटिक्स की फील्ड में आई थी ना, यूसैन बोल्ट बहुत बड़ा नाम था। यूसेन बोल्ट तो वो तो फास्टेस्ट मैन ऑफ द जी, वर्ल्ड है ना। तो बहुत बड़ा नाम था। उसकी जब जर्नी सुनी कि उसने कैसे शुरू किया और आय हाय कहाँ हाय! तक वो पहुँचा, लाजवाब आदमी, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी मैं नंगे उस पाँव चीज़ भागा से। हुआ है वो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। उसके बाद फिर ये शेली एंड फ्राइज़ है, उसी हुँ, कंट्री की है, वो भी फास्टेस्ट वुमेन जमैकन रह है ना वो चुकी है, बेचारे। जमाइकन है। हुँ, तो उसकी मैंने स्टोरी सुनी, वो हुँ, लाइक अभी 37 ईयर्स की है और क्या अभी बात है! तक खेल रही है। शी इज़ स्टिल प्लेइंग, यस। यस, पॉकेट रॉकेट उसे कहते हैं और मम्मी हुँ, रॉकेट भी कहते हैं उसे। हुँ, तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो इसीलिए मतलब इस तरह की स्टोरी सुन सुन के फिर मैंने यहाँ तक पहुँच गई कि मैं हार्ड वर्क करूँगी। मैं इंजरीज़ में भी रही हूँ। मैं अभी अपनी जर्नी आपको स्टार्ट कर रही थी, हुँ, आपने बीच में ही क्वेश्चन चेंज कर दिया था कि मैं लेस्को में आई, उसके हुँ। बाद से आपने क्वेश्चन चेंज जी, कर जी, दिया। प्लीज़ कैरी ऑन। तो मैं जब लेस्को में अपॉइंट हुई थी, तो उसके बाद सर सरफराज के पास मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद हुँ, कोविड आ गया। उसमें हाँ, लेस्को में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड तो पूरा घर में गुजरा। हुँ। तो एक कोच हैं गैप्को के, वो भी वापडा के हैं, सराना सजाद गैप्को गुजरांवाला। जी। हुँ, वो भी मतलब हमारे वापडा की यूनिट्स हैं ना, हुँ, तो हुँ, वापडा की टीम में मैंने ठीक है। लेस्को जब हमारी इंटर यूनिट होनी थी, उन्होंने थोड़ी हुँ, बहुत ट्रेनिंग करवाई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि घर में क्यों बैठी हुई हो। ऑफ हुँ, कोर्स ग्राउंड्स बंद थे, रास्ते बंद ज़ाहिर-सी थे, बात सब है। कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी ना हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं इधर, शाम में हम हुँ, करते हैं, तो आज हमें ज्वाइन कर लो। नाइस। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अपने कोच से पूछ के आपको बताऊंगी। हुँ,
तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुमने जाना है तुम चली जाओ। मैं ठीक है। कौन सा लाहौर में हूँ कि मैं ट्रेनिंग करवाऊँ ना, घर हाँ। बैठने से अच्छा किसी और के पास ट्रेनिंग कर चले लो। जाओ, सही है। फिर मैंने उनके पास ट्रेनिंग शुरू की। मैंने बहुत अच्छा, उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं आया था, बिल्कुल 2 दिन बाद ट्रायल्स थे इस्लामिक गेम्स के। तो अब मैं 2 दिन में क्या कर सकती थी, लेकिन मैंने ट्रायल्स दिए। उन्होंने मुझे कहा ट्रायल्स दो, तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई। एक ही लड़की गई थी, अरूज किरण, इस्लामिक गेम्स में उस टाइम, तो वो चली गई। उसके बाद से फिर मैंने ऑफ सीज़न लगाया, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग की, 2 साल मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन जब कंपटीशन आने लगा ना, मुझे हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई। ओहो। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कंपटीशन, ट्रायल से, वापडा के ट्रायल से 2 दिन पहले ट्रेनिंग करी थी। मैंने सर को कहा सर मुझे ना स्ट्रेन फील हो रहा है। तो सर ने कहा ओके ठीक है। फिर मैं बैठ गई। उसके बाद काफ़ी कुछ मतलब उसको रिकवर किया, आइसिंग वगैरह कर रही थी, लाइट ट्रेनिंग की 2 दिन। ट्रायल्स वाले दिन 60 मीटर क्रॉस करिया तो हैमस्ट्रिंग खराब, वो तो चला भी नहीं बहुत जाता है। मुश्किल से मैंने रेस पूरी की, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने 1 हफ्ता था कंपटीशन को, आइसिंग रिले में मैं आ गई थी। फाइनल नहीं, मतलब 100 मीटर लगा सकी, लेकिन रिले में मैं आ गई थी वापडा की टीम में। तो फिर सर ने आइसिंग वगैरह करवाई, काफ़ी कुछ कराया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकवर करके रिले बस उस टाइम में लगाई थी। वो मेरी चैम्पियनशिप जो थी वो बस कह लें वेस्ट हो गई। लेकिन यह है कि हार्डवर्क कभी कभी ना कभी आ जाता है, मतलब अल्लाह उसका सिला ज़रूर मिलता है। हार्ड वर्क पेज एक्चुअली। ये उसके बाद दोबारा कोई कंपटीशन नहीं था पास, फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी, हैमस्ट्रिंग को रिकवर किया, फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर कोई आसपास कंपटीशन नहीं था, पूरा साल ऑफ सीज़न लगाकर मतलब रेसिस वगैरह की, सराना सजाद के पास ही मैं ट्रेनिंग कर रही थी। ठीक है। उसके बाद सर चले गए थे घर। जाने से पहले ना कह रहे थे कि उनको घर में कोई काम है या कुछ ऐसे ना, तो वो 2-3 महीने घर रहे थे। तो उस दौरान ना मुझे ओवर स्ट्रेस हो गया था, ट्रेनिंग काफ़ी लोड हो गई थी, मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर निकल आया था एंकल में। पहले तो हैमस्ट्रिंग हुआ, फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो हो सकता है इसके पीछे रीज़न ये हो कि मेरे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, रिकवरी कम हो रही थी, लेकिन वजह नहीं पता चली क्या थी। लेकिन मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर की इंजरी हो गई, और उसी 1-2 हफ्ते बाद जो है ना नेशनल गेम्स अनाउंस हो गई। ओके। तो अब हड्डी का इशू था। अच्छा, उस टाइम ये भी नहीं पता लग रहा है क्योंकि मैं जॉगिंग कर रही थी, स्प्रिंट वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे से जॉगिंग हो रही थी। सब कह रहे थे कोई हड्डी का इशू नहीं होगा, नहीं तो पाँव भी ना रखा जाए। तो मसल का सोच सोच के उसको मसाज करा, सब कुछ किया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब नेशनल गेम्स अनाउंस हुई तो सर तो मेरे सराना सजाद घर चले गए थे, वो कैंप में भी नहीं आए। तो फिर सर फयाज़ हैं जो मेरे अभी मेरे पर्सनल कोच वही हैं, उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग शुरू करवाई। उन्होंने सबसे पहले कहा इसका ना एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवाया तो वो क्रैक था। अब जो मर्जी हो, हड्डी को तो टाइम लगता है रिकवर होने में, 6 वीक्स कहीं नहीं गए। तो फिर उन्होंने इसको इस तरह से डील किया कि हमने ट्रेनिंग भी की, और मैंने उस टाइम सिर्फ लॉन्ग जंप किया था। नेशनल गेम्स में लॉन्ग जंप में भी तो आपके वो पाँव लगते हैं नीचे आके। हाँ, लेकिन अगर टेक्निक अच्छी सीख लो ना, स्पीड वर्क नहीं है, टेक्निक अच्छी सीख लो तो जंप अच्छा हो जाता है। अच्छा। तो मैंने बताया ना, कोच ने इस तरह से उस चीज़ को रिकवर करवाया कि मैंने कंपटीशन खेल लिया। अब कंपटीशन में गोल्ड जा रही थी, लास्ट जंप में ना अमतुल है HEC की, उसका जंप लग गया बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, इतने से मैं सिल्वर हो गई। चले मेडल तो आया ना कम। हाँ बिल्कुल। और उस टाइम जो उनके कोच थे अनीस भाई थे, जो कि मेरे लाहौर कॉलेज में पहले एथलेटिक्स के कोच थे। अच्छा, वो उनके उस कोच थे अमतल के। उस टाइम, अब मुझे अनीस भाई सॉरी कहते हैं, तब मैं तुम्हें बहुत बातें सुनाई थी। तब उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़े बहुत बातें की थी कि तुम अब कुछ नहीं करोगी, तुम ये अगला जंप अमतुल इतना मारेगी और ये होगा। मैं उस टाइम सिर्फ चुप रही, क्योंकि मेरे जो कोच थे सर फयाज, उन्होंने मुझे यही कहा कि टेंशन ना लो, हम आएंगे वापस, कम बैक करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। उसके बाद नेशनल गेम्स ख़त्म, सिल्वर मेडल 1 हो गया। उससे पहले लाहौर में गोल्ड मेडल था, जो कि रिले का था हमारी वापडा की टीम का। अच्छा, रिले में वही होता है ना, वो एक वो आपने हाँ, पकड़ाना होता बैटन है के कि साथ जी, 4 लड़कियां ने भागना है, 100 भागना होता है, 100 वो 400 की पूरी रेस होती है। आप जाते हैं, एक वो पकड़ाते हैं सफा सा, क्या क्या कहते हैं उसको? बैटन पकड़ाते हैं। हाँ, वो फिर आगे वो थ्रू आउट होती जाती हैं। ठीक है, वो बहुत दो इवेंट मेरे ऐसे गुजर गए। ठीक है। उसके बाद सर फयाज ने मुझे ट्रेनिंग शुरू करवाई। उन्होंने इसको रिकवर करवाया, स्ट्रेस फ्रैक्चर को, जिस तरह से आस्ता आस्ता मैंने ट्रेनिंग शुरू कर ली। मैं ऑनलाइन उनसे ट्रेनिंग करती रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे चैम्पियन बनाया 100, 200 लॉन्ग जंप की। फिर उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ बताई कि क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैं इंजरीज में जा रही थी। उन्होंने मेरी बॉडी को समझा, उसके अकॉर्डिंग कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग ले रही थी, जो कि मेरी बॉडी पे सूट नहीं कर रही थी।
जैसे अब मेरी बॉडी पे ये हैवी वेट सूट नहीं कर रहा था या ज़्यादा स्प्रिंट वर्क सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी फटीग में जा रही थी, मैं उस किस्म का रेस्ट नहीं ले रही थी। इस वजह से शायद मैं विटामिन या प्रोटीन्स वो यूज़ कर रही थी कि जो मेरी बॉडी पे सूट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब सरफराज इवन मुझे एक बूस्टर हम रेस से पहले लेते हैं ना, वो भी यूज़ नहीं करवाते, कुछ भी नहीं। बूस्ट करता है हमारी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है रेस से पहले। ड्रिंक होता है क्या होता जी, वो पाउडर होता है जो कि पानी में बनाना होता है, बूस्टर उसे ठीक कहते है। हैं। तो वो कोई डोपिंग वगैरह में तो नहीं आता वो? नहीं, वो नहीं आता, डोपिंग में दूसरी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो स्टीरॉइड्स होते हैं डोपिंग में। अच्छा, डोपिंग में तो स्टीरॉइड्स होते जी। हैं, ठीक है। ये जो बूस्टर होता है इसमें स्टीरॉइड्स नहीं होते हैं? आई डोंट थिंक सो इसमें होते हैं, क्योंकि सब एथलीट्स यूज़ करते हैं। इवन अच्छा। बाहर एथलीट्स हैं ना, उनको भी देखा, वो भी यूज़ करते हैं। वो भी करते मे हैं। बी वो कोई और चीज़ यूज़ करते हो, यहाँ पे कोई और चीज़ यूज़ होती हो, लेकिन पता नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कोई विटामिन यूज़ नहीं करवाया, कोई प्रोटीन यूज़ की। पहले मैं करती थी, उसके बाद सब कुछ मैंने छोड़ दिया। सिर्फ ट्रेनिंग, अपनी बॉडी, नेचुरल जो बॉडी है ना, नेचुरल डाइट ये यूज़ करती थी। और इसी तरह फिर मैंने 2 साल इसी तरह मेहनत किया, अकेली ट्रेनिंग किया, अकेली ग्राउंड में होती थी। सर कभी कभार आ जाते थे ट्रेनिंग के लिए, नहीं तो ऑनलाइन में सारी डिस्कशन वीडियोस उनको भेजती थी, वो सारा कुछ मुझे बताते थे। इस तरह फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग किया। और जब कंपटीशन आने लगा था तो 2 महीने पहले वापडा ने कैंप लगा लिया था, फिर प्रॉपर सर आ गए थे, फिर मैंने प्रॉपर उनके पास ट्रेनिंग शुरू करी। और फिर 100, 200 और मैंने 100 और लॉन्ग जंप करना था, तो वापडा के पास कोई लड़की नहीं थी, उन्होंने कहा 200 भी कर लो। बिल्कुल, ठीक है। तो फिर मेरे कोच ने कहा, फिर मैंने कहा चलें ठीक है सर, आपने कह दिया ठीक है। फिर वो भी मैंने कर ली। फिर 100 रिले लगाई। फिर आखिरी इवेंट होता है कंपटीशन का 400 रिले, जो हर एक ने 400 पूरी करनी है। टोटल 1600 यानी हो गई। और हर एक लड़की ने 400 पूरी लगाई। अब 100, 200 लगाने वाली 400 कैसे लगाएगी? बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुझसे लगवा ली। डेवलप नहीं होते उस तरह से। आखिरी इवेंट था ना, उसके बाद कोई रेस नहीं थी, तो इन्होंने कहा लगा दो। ठीक है। मेरे कोच को खड़ा कर दिया कि तुम बोलोगे लगा लेगी, तो फिर वो लगा ली। सिल्वर हुए थे उसमें हम, HEC गोल्ड हुए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इवेंट गुजर गया। 3 गोल्ड थे इंडिविजुअल, यानी 4 टोटल गोल्ड थे और 1 सिल्वर था, लेकिन इंडिविजुअल 3 गोल्ड थे। तो बेस्ट एथलीट भी हो गई थी और फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान भी। तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि हार्ड वर्क मैंने किया था, इसलिए मैं आज पूरा हुई हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इसका अजर दिया। वहीं से फिर मैंने सुना कि मेरी शायद ओलंपिक्स के लिए नॉमिनेशन जा रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। जो 100, ज़्यादातर 100 की जो है ना लड़की, वो जाती है वाइल्ड कार्ड पे। अब क्वालिफाई नहीं किया था किसी ने, अरशद भाई के अलावा। हाँ, क्वालिफाई सिर्फ अरशद ने किया, सिर्फ अरशद भाई ने किया था। तो जो वाइल्ड कार्ड पे ना फिर एक लड़की भेजते हैं, वो ज़्यादातर 100 के लिए भेजते हैं फिर। लेकिन मेरी रबीला की, एक वो आर्मी की लड़की है रबीला की, और तमीन खान जो है आर्मी की, वो भी आर्मी की थी। हम शायद तीनों की एंट्री गई हुई थी। अच्छा। तो अब उधर से IOC ने रिकमेंड करना था कि उन्होंने किसको बुलाना है। ठीक है। तो फिर आई थिंक मेरी HESN, उसके बाद ना HESN फास्टेस्ट मैन एंड वुमेन अनाउंस हो गई, ठीक है, जो कि कुछ देर आगे भी चली गई थी। वो 2 फ़ेब को होनी थी, उसके बाद 24 फ़ेब को आगे चली गई। आई थिंक कोई पाकिस्तान में इशू था, सियासत का, पॉलिटिक्स का कुछ था, ऐसा ही कुछ था, तो आगे चली गई थी। तो उस पर डिसाइड होना था कि किसने में नहीं जाना या तमीन ने जाना है। आर्मी की थी वो, मेरे से पहले वो करंट चैंपियन थी, मतलब अभी मैं हूँ, मेरे से पहले वो चैंपियन थी। उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया जी। उसके लेकिन उसने फाइनल रेस नहीं लगाई थी। वो सेमीफाइनल से ही, मतलब सेमीफाइनल खेला, फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में मेरे साथ रेस नहीं लगाई उसने, तो घर चली गई। अनडिस्प्यूटेड हो गई थी आप, जीत के वैसे। जी, मैं वैसे तो लेकिन मैंने रेस लगाई थी। उसके बाद HESN में उसने मेरे साथ रेस लगानी थी, क्योंकि इसी पे सिलेक्शन होनी थी ओलंपिक्स पे किसने जाना था। और वो ग्रास पे था, ऊपर से ग्रास इवेंट था, ग्रासी ट्रैक पे नहीं हुआ। हाँ। तो फिर मैंने अपने सर को कहा कि अब तैयारी दोबारा से शुरू कर लेते हैं। सर कहते टेंशन आ ले। मैंने कहा सर मुझे अपनी ट्रेनिंग का पता, ठीक है मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा ग्राउंड में कोई टाइम नहीं ले रहा। यानी हम रेस लगाते हैं, पता चल जाता है टाइम क्या, टाइम नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कैपेसिटी में हूँ। बगैर टाइम देखे भाग रहे हैं, पता नहीं चल रहा। नहीं तो ये तो कंपटीशन के लिए तो सर ने मुझे बोला कि जो मैं आपको ट्रेनिंग बता रहा हूँ, अगर आपने वो पूरी की है ना, तो बस फिर टेंशन ना ले, आपने ट्रेनिंग करनी है, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। मेरे कोच ने शुरू से ये कहा कि परफॉर्मेंस की जिम्मेदार, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई, आप मुझसे जवाब मांगो कि क्यों नहीं आई। आपने ट्रेनिंग पूरी की, आपने अपना पूरा दिया, ठीक है। उसके बाद HESN जब कंपटीशन हुआ, वो भी मैं जीत गई।
तो दोबारा अगेन फास्टेस्ट वुमेन हो गई, तमीन को भी बीट कर लिया, जो कि ठीक सब है। कह रहे थे कि उसके साथ रेस नहीं लगाई, वो तुम्हें हरा देगी, बहुत उसको बातें उसको सुनने को आप मिली। हरा दिया आपने, ठीक मैंने है, हरा बातों का दिया जवाब आपने भाग कर दिया। बिल्कुल। मैं उस टाइम सिर्फ चुप रही थी, जब मुझे सुनने को मिला कि तमीम के साथ लगाओगी रेस तो पता लगेगा, अभी वेरी तक तो नाइस, कोई कंपटीशन नहीं था। वेरी नाइस। हमारी काफ़ी एथलीट्स उससे पहले डूप में बाहर हो गई थी, डोपिंग में 4 ओए लड़कियां होए थी, होए। जो कि ईशा थी, नेशनल गेम्स में ईशा और आबिया भी थी, और उसके बाद एशियन गेम्स में जाने से पहले साइब असरा और अरूज किरण, ये 4 सब लड़कियां, डोपिंग इनका में आ गई। पॉजिटिव आ गया था। नहीं तो ये डोपिंग के हवाले से कोई कोर्सेज वगैरह नहीं होते? होते हैं, पीओए करवाती है कोर्सेज, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बावजूद डोपिंग कैसे आती है? कहते हैं ना जीत का नशा। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। मानती होंगी नहीं कि हम यूज़ करते हैं या नहीं, लेकिन यूज़ करती नहीं होंगी, चले, तो आया ना ये डोप बड़ा में। मज़ेदार टॉपिक है। जब आप कोई लेते हैं कोई स्टीरॉइड्स वगैरह, उससे होता क्या है? ये मुझे कैसे पता होगा क्या नहीं होगा। सिंस आपके वो चूंकि एथलीट्स। जैसे अब मेरे कोच ही मुझे थोड़ी बहुत गाइडलाइन देते हैं, जैसे हम कोर्सेज में बताते हैं कि बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अब हम फीमेल्स हैं, हमारी आवाज़ चेंज होगी, हमारे फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा, हम गुस्से में आना शुरू हो जाएंगे, लाइक हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं ना हमारे, यानी अगर हम फीमेल्स हैं तो हमारे मेल्स में कन्वर्ट होते हैं ओके, हार्मोन्स। वो जो एक पावर आती है, वो ताकत जी। आती है। ओके, यानी कि वो जो ईमान खलीफ वाला वाक़या है, वो उससे कुछ मिलता जुलती सूरत हाल हो जाती है कि वो कोई मुख्तलिफ चीज़ है। पता नहीं। अच्छा चलें। अच्छा, ये चूँकि डोपिंग एक बड़ा खौफनाक मसला है, हमने तो क्रिकेटर्स के हवाले से हम सुना करते थे इसका डोप टेस्ट आ गया पॉजिटिव, अब तो बहुत कम उस तरह के होते हैं। तो ये अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि ओवर आपने ट्रेनिंग कर ली, जी। रेस्ट कितना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग अगर आप 8 घंटे रात में सो रहे हैं ना, दिन के 8 घंटे नहीं, यानी अगर हम 10 बजे से 10 से 12 की नींद जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 12? 10 से 12 की नींद, वो 2 घंटे वाली रात नींद। 10 से 12 जी, की नींद, ओके। वो 2 घंटे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी क्या ख़ास वजह क्या है उसकी? उसकी ख़ास वजह यह है कि खुद आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, 10 से 12 आप सोएंगे ना, मतलब वो वाली 2 घंटे भी सोकर सुबह जब उठेंगे, बेशक नमाज के लिए उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे। अगर वो 2 घंटे नहीं सो रहे, आप 12 बजे या 1 बजे सो रहे हैं ना, हमारी नींद उस तरह से नहीं पूरी होती है। अब दिन के आप 4 घंटे अगर सो रहे हैं ना, तो वो आपका 1 घंटे के बराबर होगा, 1 घंटे की नींद पूरी होगी दिन के 4 घंटे या 1। रात का 1 घंटा, दिन के 4 घंटे? जी। नहीं, रात का 1 घंटा नहीं, मतलब आप दिन में अगर सो रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं मैं दिन में नींद पूरी कर लेता हूँ, वो तो नहीं आप होती। 4 घंटे भी अगर सो रहे हैं ना, तो आपके 1 घंटे के बराबर होगा रात के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। रात का अल्लाह पाक ने इसीलिए सोने का कहा हुआ है, रात है ही सोने के लिए, लेकिन हम लोग सोते नहीं हैं। हाँ, हम जागते रहते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है पानी से, पानी का अच्छा, यूज़। ठीक है। जैसे अब मैं उस टाइम केराटिन यूज़ कर रही थी, तो उस टाइम केराटिन से ना बॉडी जो है ना हमारे पानी, उस केराटिन बॉडी का पानी ऑब्जर्व कर लेती है, चूस है। लेती है, तो हमें उसके साथ पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है। ओके। अगर हम इंटेक नहीं करेंगे, हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्टली। ये इंजरीज में जाती वो हैं। मसल स्टिफ हो जाते हैं उससे। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मतलब शायद वो मेरी बॉडी पे सूट नहीं करा, या कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं इंजरीज की तरफ जा रही थी, इसलिए सर ने मुझे कहा कि आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती, इसलिए हम नेचुरल चीज़ें, मतलब नेचुरल डाइट ही यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने नेचुरल डाइट ही यूज़ करी थी सारी, उसके बाद अच्छा। कोई विटामिन्स, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करे। अच्छा, कहा यही जाता है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक डाइट होती है, और जैसे दवाइयों का चार्ट होता है ना, वैसे डाइट का भी चार्ट होता है कि आपने इस वक्त ये खाना है और आपने ये बिल्कुल नहीं खाना है। तो आपके कोचेज़ ने, आपको जो मेंटोर्स हैं, उन्होंने कोई आपको ऐसा बना कर दिया हुआ था चार्ट? उन्होंने कोई प्रॉपर चार्ट नहीं दिया था बनाकर, उन्होंने बस इस तरह की चीज़ें की थी कि ये नेसेसरी हैं। इसके अलावा जैसे अब मेरा वेट है, ना गेन होता है ना लूज़ होता है, यानी मेंटेन है। हाँ, मैं कुछ भी खा लूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बस यही कहा था कि जो मर्ज़ी खाओ, जो दिल करे खाओ, लेकिन ये चीज़ें कुछ नेसेसरी हैं। जूसेस का यूज़ करना है, फ्रूट्स, ओट्स, प्रोटीन के लिए अंडे वगैरह, और बनानाज, मतलब फ्रूट्स में आ जाता है, इन चीज़ों का यूज़ करना है ज़्यादा करना जी। है, ठीक है। ज़्यादा जूसेस का उन्होंने कहा था, जैसे गर्मी में होती है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है इस तरह, तो उन्होंने जूसेस पे ज़्यादा फोकस किया था कि फ्रेश जूसेस यूज़ करने हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद मतलब मैं रास्ते से जाते जाते जूस पी लेती थी, और सुबह उठ के ओट्स यूज़ करना, उसमें मतलब खजूरें डाल लेना, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर लेना उसके साथ। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने नेसेसरी कही थी। उसके अलावा बड़ी शाही खुराक है ये। तो इसी वजह से तो मैं चैम्पियन शायद बन गई हूँ, ये यूज़ किया, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं किया। सब मुझे कहते थे कि ये भी कुछ खाती है, ये भी लेती है, इतनी जल्दी परफॉर्मेंस कैसे आ गई। मैंने कहा कोई ये नहीं देख रहा कि 2 साल इंजरी से निकल के फिर भी मैंने अपना हार्डवर्क ऐसे ही रखा, और सब लक पे कहते हैं कि तुम लक
काफ़ी लकी हो इसलिए तुम ओलंपिक्स पे चली गई। तो अब तो सबको क्लियर है कि मेरा भी डोप हुआ था जाने से पहले, वो क्लियर आया ना, नेगेटिव आया। ये तो अच्छी बात है। तो अब सबके मुंह बंद हो गए कि जो कहते थे कि ये इस्तेमाल करती है, इसका भी डूप कराओ। तो उसके बाद कोई नहीं बोला, यानी कि शरीकान का मुंह उठा देते जिंदाबाद। कहते हैं ना परफॉर्मेंस से सबको जवाब दे दो, इस तरह बोलने से क्या होगा। अच्छा चलें, अब दोबारा आएंगे आपके सारे इस गुफ्तगू के ऊपर। अरशद नदीम ने जब गोल्ड जीता, सिंस वो आपके वापडा की एम्प्लॉय हैं, वो आपके साथ ही खेलते हैं, एक तो आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है? भाइयों जैसा, बीइंग अ सीनियर, और जी, वो आपको काफ़ी गाइड कैसे करते हैं, और उनसे देख के मोटिवेशन क्या मिलती है आपको उनको देखकर? मुझे याद है जब मैंने आपको बताया ना मैं केली ट्रेनिंग कर रही थी, तो अरशद भाई भी पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे। सही है। तो एक दफ़ा ना गुजरते गुजरते ना मेरे पास रुक गए, कहते केली बैठी हुई हो। मैंने कहा क्या करूँ, अब ट्रेनिंग तो करनी है, अकेले ही सही, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे तब ये बात की थी, देखना फ़ाइका तुम्हारा भी वक्त आएगा, मैं भी इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ। क्या बात है, मुझे अभी भी उनकी बात याद है। अभी मैं उनसे मिली थी ना पेरिस में, तो इकट्ठे थे, तो मुझे कह रहे थे फ़ाइका देख लो, उस टाइम मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा वक्त आएगा, मैं भी इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ, मैंने ये वक्त देखा हुआ है और उसके बाद मुझे पता है कि अच्छा वक्त भी आता है। तो उन्होंने तब मुझे ये बात कही थी। फिर गुजरते गुजरते वैसे उन्होंने इस्लाम ले लेनी, कहाँ गुम हो, कैसी हो रही है ट्रेनिंग, पूछ लेना करना। जाने से पहले ना अरशद भाई ने ना, पता नहीं सब मुझे कह रहे थे, प्लेयर्स वगैरह उनके साथ जो होते हैं, कि अरशद भाई तुम्हें शूज़ नहीं लेकर देंगे। अरशद भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे शूज़ लेकर देंगे। क्या बात है। तो सब ने मुझे कहा कि नहीं लेकर देंगे, वो नहीं बस ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, वादा कर लिया कोई नहीं लेकर देंगे। लेकिन पेरिस जाने से पहले उन्होंने मुझे शूज़ भी लेकर दिए। यानी कि जो जूते पहनकर भागी हैं वो आपको अरशद भाई ने तोहफा दिया? नहीं, वहाँ पे तो स्पाइक्स पहनते हैं, शूज़ यानी रनिंग शूज़। अच्छा, रनिंग शूज़, जिसमें वार्म अप वगैरह करते हैं। ठीक है। तो मैं वहीं पे सीधा लेकर गई थी, मैंने यहाँ नहीं पहने थे। तो जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने अभी यूज़ किया ना, सब मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ मुझे अरशद नदीम ने दिया। क्या बात है, चलिए उनकी एक याद आपके साथ है। अच्छा, अरशद के बारे में कुछ बात करते हैं। सिंस ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट और उन्होंने माशाल्लाह कौम का नाम रोशन किया है। मेरी तो दुआ थी कि आप भी वहाँ जाएं, क्योंकि दो लोगों पर नज़र थी मेरी, एक अरशद नदीम पर और एक फ़ाइका रियाज पर। सो वो तो मुझे मिले नहीं, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। कैसा महसूस हुआ जब अरशद को गोल्ड मिला था? जब अरशद भाई का इवेंट था, जब जैवलिन वो मतलब राउंड खेल रहे थे, फाइनल राउंड, तो जब वो आ रहे थे अंदर, मतलब इंट्रो उनका हो रहा था कि अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने तब भी वीडियो बनाई, वो भी मैंने पोस्ट करी थी काफ़ी, मैंने मतलब उनकी हर एक चीज़ पोस्ट कर रही थी। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यानी हम बिल्कुल उनके पास बैठे थे कि उनको बकअप करें, क्योंकि पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था, तो उनको नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा, इसलिए हम डायरेक्ट उनके पीछे सीट वहाँ जाकर ढूंढी कि हमने उनके पास बैठना है। तो जब अरशद भाई की उसकी गोल्ड की थ्रो हुई 92.97, तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था मेरे आगे बिल्कुल, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी था इंडिया का, मेरे आगे इंडियन लड़कियां बैठी थी प्लेयर्स की, वो खुद लाइक हम शॉक थे। वहाँ से तो हमें नज़र नहीं आ रहा था आगे थ्रो हो रही है, तो ऊपर स्क्रीन पे हम देख रहे थे ओ शिट 90 क्रॉस करी। अब ये नहीं पता था कितना हुआ ना, जब स्क्रीन पे हुआ ओलंपिक्स रिकॉर्ड, तो इंडियन लड़कियां भी उछलना शुरू होगी कि वाह लाइक क्या हो गया, योर सेकंड थ्रो। लेकिन उसके बाद से ही वो दूसरे प्लेयर्स जो थे वो बैठ गए कि उनके अंदर और प्रेशर आ गया कि हम इसको कैसे अब बीट करेंगे। लेकिन जो पूरा क्राउड था, सब कुछ इस तरह, इतनी खुशी की बात थी कि पाकिस्तान का नाम ऊपर आ गया, कोई जान रहा था पाकिस्तान को। तो उसके बाद अरशद भाई ने आखिरी थ्रो भी 91 कुछ फेंकी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, 91.67 थी, लेकिन उनके करीब भी कोई नहीं था। उनकी दोनों थ्रोज के करीब कोई नहीं आया। यही कि इंडियन लड़कियां भी साथ बैठी थी, हालांकि उनका भी कंपटीशन हमारे साथ ही था, नीरज चोपड़ा का और अरशद भाई का, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पूरा स्टेडियम फुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और बहुत उसके बाद फिर मैं सोच रही थी, जब अरशद भाई मतलब फ्लैग लेकर घूम रहे थे, तो उन्होंने मतलब हम भी वहीं पे नीचे खड़े थे, उन्होंने सर पे आकर मुझे प्यार दिया, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं सोच रही थी पाकिस्तान का तराना सुनेंगे इस पूरे ग्राउंड में, उसका वेट करना शुरू हो गया। फिर पता लगा मेडल सेरेमनी कल होगी, वो नेक्स्ट डे हुई थी जी। फिर सुबह हम अरशद भाई को लेकर चैंपियंस पार्क गए थे, अरशद भाई चैंपियंस पार्क पे वॉक कर रहे थे, नीचे ही नहीं आ रहे थे वापस, हम वेट करें आ जाए, वो ऑटोग्राफ दे, पिक्चर खिंचवाएं, पता नहीं क्या क्या करी जा रहे थे, वो नीचे ही नहीं आ रहे थे। फिर अरशद भाई को हमने बुलाया, अरशद भाई आज बहुत धूप है, बहुत गर्मियाँ, चले। सर सलमान बट भी हमारे साथ। आपने जब गोल्ड जीता फिर तो गर्मी सर्दी मैटर ही नहीं करती है। फिर अरशद भाई ने अगले दिन ही मतलब रात को निकल जाना था, सुबह तो उन्होंने कहा था क्लोजिंग तक रुक जाएं, फ्लैग पकड़ना है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मैंने वापस जाना है।
तो शायद कोई पीछे से इंस्ट्रक्शंस होंगी उनकी या कुछ भी, तो वो फिर अगले दिन जाना था इसलिए उसी दिन सारा काम किया। फिर उसके बाद हम मेडल्स रिसीव करने गए स्टेडियम, हम इकट्ठे थे पूरा दिन ऑलमोस्ट। तो फिर जब मेडल लेने गए पाकिस्तान का तराना बजा क्या बात है, वाह, पूरे आला स्टेडियम फीलिंग। में। अच्छा सिल्वर ब्रॉन्ज भी हो जाते हैं तो एक अलग बात थी, लेकिन गोल्ड के बाद तराना बजता है हाँ, अपने हाँ, मुल्क का, तो वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल ही मेरे यकीनन ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड है। जी ऐसा इससे ही पहले है, हॉकी में तो आते रहे हैं। हॉकी में आया चलिए, है। अब दुआ तो है कि फाइका भी कोई मेडल लेकर इंशाल्लाह आएंगी। ज़रूर, मैं अच्छा, कोशिश तो करूँगी पूरी। नहीं वैसे इस बार कोशिश आपने की थी। मेरा फर्स्ट इवेंट था हाँ, इंटरनेशनल, पहला इससे इवेंट था पहले और इंटरनेशनल मैंने हम्म, इवेंट भी नहीं खेला था, हम्म। इसलिए एक्सपीरियंस ही फर्स्ट था मेरा ये। अच्छा, अभी आप जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आएगा उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगी इजीली? मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं हम्म, उसके लिए क्वालिफाई करूँ। एक 4 साल है इंशाल्लाह मेहनत, अभी से मैं उस चीज़ को फोकस रखूँगी ना कि मैंने ये ही करना है। बीच में जो इवेंट्स आएंगे वो मेरे लिए इवेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा मेन मैंने उसी पे रखना है कि मैं क्वालिफाई कर लूँ। ठीक है। और फिर फर्स्ट मतलब अभी तक किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, सब वाइल्ड कार्ड पे गई हैं लड़कियाँ। हाँ, क्वालिफाई तो सिर्फ अर्शद ने किया था ना, वो तो हम जी पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये इस पर हम गुफ्तगू आपसे करते रहेंगे। सिंस अगेन वही बात है कि यूसेन बोल्ट का आपने जिक्र किया था कि वो आपके फेवरेट हैं और जी मोटिवेशन उनसे आपको मिली है। अब जो नॉर्मली जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनका कद काठ बड़ा लंबा चौड़ा होता है। स्किनी तो आप हैं, लेकिन वो कद काठ उस तरह का नहीं है। इसके बावजूद वो किस तरह से आप एनर्जी लेकर आती हैं अपने अंदर? सब मेरे घर वाले, मेरी अम्मा अब्बा वो मुझे कहते कहते हैं एदियां हैं लत्ता लम्मियां ने बहुत ही तेज दौड़ देगा, दौड़ दी। ऐसी भी बात नहीं है, इवन मैं फ्लैट फुटेड हूँ और ये भी अच्छा, कोई आप भी मानता फ्लैट नहीं फुटेड है। हैं? हाँ, कोई मानता ही नहीं है कि मैं फ्लैट फुटेड होकर भाग रही हूँ। यानी कि ये दूसरा ऐसा एथलीट मेरे सामने है, शोएब अख्तर। जी वो भी फ्लैट फुटेड है और वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं, और आप भी फ्लैट फुटेड हैं। जी, तो वही वाह, मैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। इंसान के अंदर विल पावर होनी चाहिए, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, तो वो कुछ भी हासिल कर लेता है। नहीं तो वो जो फ्लैट फुटेड के लिए तो वो तो जॉगर्स बड़े स्पेशल बनते हैं, आपके लिए भी स्पेशल बनते हैं? स्पेशल नहीं, मैं जैसे अब मेरी पाँव में अक्सर जब मैं ओवरलोड कर लेती हूँ ना, ट्रेनिंग ज़्यादा रन कर लेती हूँ ना, मेरे पाँव में फटीक बहुत पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है कर्व में बहुत ज़्यादा, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं ज़्यादा शूज़ जो जॉगर्स यूज़ करती हूँ ना, उनमें हील पैड रख लेती हूँ ज़्यादातर, अच्छा। ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन स्पाइक्स में तो हम कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि वो नीचे से बिल्कुल हमारी हील फ्लैट होती है, हमने प्रॉपर पंजे पे भागना होता है स्पाइक्स में, तो फिर उससे मुझे ज़्यादा पेन होती है। लेकिन जब ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो जाए ना, मतलब ऊपर वाली रेसेस ज़्यादा हो जाए, तब इस तरह होता है। लेकिन अब आदत हो गया, पर कभी कभार ज़्यादा हो जाती है पेन। नहीं, वो शोएब अख्तर के लिए तो स्पेशल वो बना करते थे स्पाइक्स, उनके लिए ऑर्डर पर तैयार वो होते थे। नीचे रख सकते हैं ना कुछ सॉल वगैरह, वो मैं शूज़ में रख सकती हूँ, पर स्पाइक्स में नहीं रख हाँ, नहीं सकती। स्पाइक्स में तो आप नहीं रख पाएंगे ना, तो जी वो ये इसको मैनेज कैसे करती हैं? मतलब टोस पर भागना, जी, और स्प्रिंटर्स आपका भागते आपका तो फुट टॉप फुट हैं। भी फ्लैट होता है, तो ये तो वैसे बड़ा पेनफुल है। होता है, लेकिन अब आदत है। शूज़ जब मैं हॉकी खेलती थी ना, तब मैंने आर्च बनवाई थी, मैं आर्च रखती थी बीच में, अच्छा। उससे थोड़ी सी मेरी आर्च बनी थी। और लेकिन फिर जहाँ आर्च हील स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे ना मेरी स्वेलिंग गोल सा राउंड सा बन गया था, वहाँ पे स्वेलिंग इकट्ठी हो गई। उसके बाद मैंने आर्च रखना छोड़ दी थी, क्योंकि वो स्वेलिंग ज़्यादा हुई जा रही थी। लेकिन अब वो स्वेलिंग वैसी ही है, जब मैं ज़्यादा ओवरलोड कर लूँ ना, फिर वो बहुत हार्ड हो जाती है, फिर ऊपर हाथ भी नहीं लगता, और अगर मैं उसको रिलैक्स करूँ ना, फिर पाँव ज़मीन पे नहीं लगता। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही इसके साथ ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। नहीं, नॉर्मली चूँकि अब यू आर द सेकंड केस मेरी उसमें नज़दीक, तो हमने तो शोएब अख्तर को काफ़ी फॉलो भी किया इस हवाले से। उनकी भी ना नी की इंजरी अक्सर निकला करती थी, जिसका जी पाँव फ्लैट होता है ना, उसका सारा जो बोझ आता है टेक्निकली स्पीकिंग वो आपके घुटने पर आता है, तो वो इंजरी के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो आपको खुदा न खासा कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, फेस मुझे हुआ? नी की कभी इंजरी नहीं हुई है। मुझे हैमस्ट्रिंग या इस तरह ग्लूट्स वगैरह इसकी थोड़ी बहुत रहती है पेन, वो भी ट्रेनिंग जब कर लें। लेकिन सर इस तरह की एक्सरसाइजेस करवा देते हैं कि उसकी फटीक थोड़ी सी बहुत होती है ना, वो फिर ख़त्म हो जाती है। नहीं तो कभी किसी ने मशवरा नहीं दिया कि आप ऑपरेट करवा लें, कुछ ऐसा कर लें? ऑपरेट कौन किस चीज़ का? फ्लैट फुटेड कुछ ऐसा कर्व वगैरह डलवा लें, अब तो बहुत कुछ हो जाता है ना, तो हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं था इतना। अच्छा। मतलब ट्रेनिंग हो रही है, कंपटीशन खेल रही हूँ, तो बस कभी कभार ज़्यादा जब होती है तो उसको हल्का हल्का मतलब ट्रीट कर लेती हूँ, तो टाइम गुजरा। अभी जैसे मैं बाहर भी गई थी, तो जो उनके साथ गए थे अरशद भाई के साथ, डॉक्टर अली बाजवा, तो उनको भी मैंने चेक करवाया था। ठीक फिर है, उन्होंने मुझे कहा कि इसका ना प्रॉपर एक अपने पाँव का ना सोल बनवा लो, जो ठीक कि है। शूज़ में रखना। तो वो इंशाल्लाह मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, अगर होता है तो फिर मैं वो सोल बनवाती हूँ। हाँ, वो करवाइए, क्योंकि आप असासा हैं हम्म, कौम का, और मुझे उम्मीद है
कि इंशाल्लाह। जो अगला जो आएगा आप उसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर कुछ मेडल लेकर आएंगी। ये जो दीगर जो गेम्स होती हैं, कॉमनवेल्थ होती हैं, सैफ होती हैं, ये एशियन गेम्स होती हैं, तो उसमें क्यों नहीं आप पार्टिसिपेट करती? मैंने आपको बताया, मैं पहले कोविड आ गया था जब मेरी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैं इंजरीज में चली गई थी। तो उसके बाद मैंने इंजरी से निकल के यही टूर आया मेरा भी, जब मैंने चैम्पियन बनी हूँ तो यही खेला मैंने, सीधा सीधा इतना बड़ा टूर खेल लिया। हाँ, ये नहीं कि उससे पहले पहले ही कोई आपने छक्का मारा है। सब मतलब मुझे कह रहे हैं कि, इसलिए तो सब मुझे कह रहे हैं कि तुम लकी हो, सीधा इधर चली गई हो। नहीं, लकी तो आप हैं, इसमें तो कोई शबे वाली बात नहीं है। तो कॉमनवेल्थ भी अब आती रहती है और ये एशियन गेम्स भी आती रहती हैं। 26 में है कॉमनवेल्थ, और एशियन गेम्स, इंडोर एशियन गेम्स हैं, ये नवंबर में इंडोर है, वो इंशाल्लाह इसी साल खेलूंगी जी। ये कहाँ हो रही हैं? थाईलैंड, बैंकॉक हम आपको जी, थाईलैंड में देख पाएंगे इंशाल्लाह अगर हुई तो। क्योंकि सैफ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी इंडिया में, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, वो कैंसिल हो गई है। अक्टूबर में थी वो, जूनियर हो रही है, सीनियर नहीं हो रही, अच्छा, ठीक है। क्योंकि सैफ गेम्स है पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर, ठीक तो है। इसलिए उन्होंने शायद ये कैंसिल कर दिया। अब नो आइडिया किस वजह से, लेकिन अब पता नहीं नवंबर वाली इंडोर होती है या नहीं होती। अच्छा, ये अब चूँकि सैफ का जिक्र हुआ और आपने अरशद भाई की जब थ्रो थी वहाँ भी इंडियंस के साथ आपका था, यकीनन आपके वहाँ भी इंटरेक्शन होते होंगे। क्रिकेट में तो एक बड़ी राइवलरी रहती है, हमने देखा Yes, पाकिस्तान, उसमें इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की होती है। वहाँ भी नज़रें दो लोगों पर ही थी, नीरज चोपड़ा पे और ये अरशद अरशद नदीम पे। नदीम पे। आप मुझे बताइए, बीइंग अ पाकिस्तानी एथलीट, आपके कैसे ताल्लुकात होते हैं जो इंडियन एथलीट्स होते हैं, जो कोलीग्स आपके होते हैं? ये सिर्फ ना वैसे ही इस तरह हम पब्लिक ही करती है कि पाकिस्तान इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे दोनों इकट्ठे रह रहे थे, यानी इकट्ठे हम एक ही बस में वापस आए। वाह। हमने पिक्चर्स नीराज भाई से बनवाई, सारा कुछ। इवन वहाँ के एथलीट्स मैंने बताया कि इतना अरशद भाई को भी बकअप कर रही थी। इवन क्लोजिंग पे भी बाकी तो आगे थे, मैं उधर ही थी। वो इंडिया के जो हैं वो कोचेज़ वगैरह थे, वो प्रॉपर पाकिस्तान के हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, मतलब बुला रहे थे कि आपका अरशद का बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब हम इस तरह से कर रहे थे, अगर इस तरह कोई बात होती है, इंडिया हमसे जलती या कुछ ऐसा होता हो तो हमें बुलाए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग भी उन्हें सही तरह से बुला रहे थे। इवन उन्होंने हमसे पिन्स भी मांगी पाकिस्तान की। अच्छा। इवन ये भी था, तो बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम था वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि पाकिस्तान है तो बुलाना नहीं है, इंडिया है तो हमने नहीं बुलाना, कुछ भी नहीं था। यहाँ तो वो मीडिया पर एक जंग सी चल रही होती है जब भी ऐसा कोई सूरत हाल होती है, हालांकि प्लेयर्स आपस में बड़ा बहुत फ्रेंडली अच्छे रहते हैं, एक दूसरे को बकअप भी करते हैं। अरशद फाइनल नहीं था वो, उनका क्वालिफायर राउंड था। उसके बाद अरशद भाई वार्म अप एरिया में थे, तो हम स्टेडियम से वार्म अप एरिया की तरफ आ रहे थे, उधर से नीराज चोपड़ा आ रहा था। तो उन्होंने अरशद भाई से पिक्चर में तो उनको बकअप किया कि बहुत अच्छा खेला ये वो। तो उधर दूसरा एथलीट भी था जो कि इंडिया का जेवलिन में गया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं किया। तो अरशद भाई ने उसे कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करोगे। उन्होंने उसको भी बकअप किया। लाइक कि इस तरह के एक दूसरे को बकअप करके, ये तो स्पोर्ट्स पर्सनशिप होती है, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप होती है। तो इसी को हम मेंटेन करते हैं। लेकिन ये तो वैसे ही न्यूज़ वगैरह में ऐसा आता है कि पाकिस्तान इंडिया खिलाफ है एक दूसरे के, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हम प्लेयर हैं, सब एक जैसे हैं। मसाला नहीं होगा तो बिकने का क्या। अच्छा, एक चीज़ अब थोड़ा सा आते हैं ज़रा, ओलंपिक्स जो एसोसिएशन होती हैं, सुनने में यही आता है कि वो प्लेयर्स के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, बेचते नहीं या नाम रोक लेते हैं। जो डिज़र्व करते हैं वो आगे जा नहीं पाते हैं, और जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो आगे चले जाते हैं। सिफारिश कल्चर जिसको आप कहते हैं, हमारे यहाँ नेपोटिज्म होता है, वाकई ऐसा होता है? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। मैं तब इंजरी में थी जब इवेंट्स आए। उसके बाद कोई एक लड़की ने अगर जाना होता था तो ज़्यादातर 100 की जाती थी। तो ग्राउंड में तो सबको पता चल रहा है जो जीत रहा है, तो उसने तो जाना ही जाना है। अब कोई हारा हुआ उसको भेजेंगे, तो फिर यहाँ पे सिफारिश चलती है। लेकिन जो ज़्यादा टीम इवेंट्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सिफारिश चलती है। मेन रीज़न मेरा यही है जो मैंने हॉकी छोड़ी, कि वहाँ पे जो टीम्स हैं वो सिफारिश काफ़ी चलती है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ और है। लेकिन एथलेटिक्स में यही है, नज़र आ रहा है जो जीत रहा है वो जाएगा। तो एथलेटिक्स में ज़्यादा ऐसे ही होता है। उसके अलावा मैंने एशियन चैम्पियनशिप थी, वो भी मेरी छूट गई थी। वो भी ईशा जीती थी तब, तो वो गई थी। लेकिन उसके इवेंट के दौरान उसका जो टेस्ट था ना, उसका रिजल्ट आ गया डोप का, तो उसको बाहर खेलने नहीं दिया गया था। तो वो बाहर ही थी जब उसका रिजल्ट आया, तो फिर उसको खेलने नहीं दिया। उसके अलावा जब ये सेफ गेम्स हुई थी, नहीं सेफ गेम्स नहीं, एशियन गेम्स हुई हैं, उसमें आई थिंक 7 लड़कियां गई थी, 7-8 लड़कियां गई थी। लेकिन तब मैं इंजर्ड थी। अगर उससे जाने से पहले ट्रायल्स हो जाते तो शायद मैं दे देती ट्रायल्स। अच्छा। लेकिन उससे पहले उन्होंने नेशनल गेम्स पे सिलेक्शन कर ली थी, तो उसमें मैंने 100 की नहीं थी, इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई।
तो काफ़ी लड़कियां गई थी वहाँ जाकर, तो अपना अपना परफॉर्म करना होता है, कोई एक लड़की नहीं गई थी। अच्छा, अभी एक चीज़ फिर उसी से एसोसिएशंस और फेडरेशंस के हवाले से बात करते हैं। जब अरशद नदीम जीते मेडल वहाँ पर, तो इससे पहले तो शायद किसी को तवक्को भी नहीं थी कि वो इतना बड़ा कारनामा वहाँ पे अंजाम दे जाएगा। और ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि अभी कोई उसको पूछ नहीं रहा है, सब उसको ऐसे बस भेज रहे हैं, वो जिस हाल में उसने ट्रेनिंग की है। लेकिन जब वो लौट कर आएगा ना, तो सारे क्रेडिट लेना चाहेंगे, जी अरशद से हमने बड़ी मोहब्बत की है, हमने अरशद को बड़ा सपोर्ट किया है। बट द रियलिटी वाज कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया था उसको, उसकी अपनी पर्सनल मेहनत थी ज़्यादातर। बापडा का वो जी। एम्प्लॉय रहा, सारा मामलात रहे। ये क्यों ऐसा होता है कि आप पहले सपोर्ट करते नहीं हैं और जब उसने कुछ कर दिया तो हाँ, अब कुछ कर दिया, अब इसको ले लो अंदर? ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जाने से पहले मुझे पीएसबी कैंप नहीं दे रही थी, फेडरेशन की तरफ से मेरा नाम नहीं गया था नॉमिनेशन के लिए, पीओए ने खुद भेज दिया था। तो पीओए मुझे सपोर्ट कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। सुनने में ये भी आ रहा था कि मैं शायद ना जाऊं क्योंकि फेडरेशन मुझे ऑन नहीं कर रही। अच्छा, तो फेडरेशन अपनी प्लेयर्स को ऑन नहीं करती हैं? पीओए फेडरेशन की आपस की बात है, पता नहीं, इसमें प्लेयर हमेशा फंस जाता है बीच में। तो मुझे सर खालिद ने बोला था, जो हमारे जो पीओए के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था फाइका परेशान ना हो, तुम डिज़र्व करती हो, तुम जाओगी। उन्होंने मुझे ये कहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी ट्रेनिंग करती रही, मुझे नहीं पता। एक ख्वाजा जुनैद सर आए थे स्टेडियम वो में। तो हॉकी के हैं ना, क्या जी बात है। नहीं, वो स्टेडियम में वैसे आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। मैं उनसे जस्ट जैसे में हम बात कर रहे हैं आपस में, उनसे जनरल बात कर रही थी। किसी थर्ड पर्सन ने ना वीडियो बना ली कि ओहो। फेडरेशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो उस वीडियो इतनी वायरल हुई कि फेडरेशन ने इस तरह कहा कि अब तो ये जाकर दिखाए। अच्छा। मतलब ये कि हम जस्ट बात कर रहे थे कि फेडरेशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मैंने कैंप लगाने का बोला, पीएसबी मुझे कैंप नहीं लगा रही। तो उन्होंने कहा इसने बात की क्यों है? मैंने कहा मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं की, मैं जस्ट बात कर रही थी उनसे। तो वो मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मैं ज़्यादा फजूल पॉलिटिक्स खेल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन सर खालिद ने मुझे कहा था कि नहीं, ये पीओए का टूर है, तुम लाजमी जाओगी, फेडरेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर पीएसबी ने मेरा कैंप लगा दिया था। उसके बाद फिर फेडरेशन ने मुझे सिमी रिजवी भी दी। लेकिन अब फेडरेशन मतलब कह रही है कि मतलब सपोर्ट कर रही है, लेकिन यह है कि तब नहीं किया था तो अब क्यों? फिर मैं सवाल तो चुप मेरा यही करके है ना, सवाल मेरा यही है कि तो फाइका रियाज जब ओलंपिक्स में खेल कर आ गई हैं जी और अब आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, अगर आप पहले सपोर्ट करते तो शायद वो मेडल भी ले आती। जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है। हम्म। मैं अपनी इंटरव्यूज़ में यही कह रही हूँ कि मुझे फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ। ये मेरा फर्स्ट टूर था, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, ताकि मैं जैसे अरशद भाई ने आज मेडल लिया, कल को मैं भी मेडल लेकर आ सकती हूँ। तो मुझे अभी से सपोर्ट किया जाए। मैं अपने इंटरव्यूज़ में यही अभी बात कर रही हूँ, जितने भी दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि जो स्विमिंग पर गए थे वो तो बेचारे, मेरे ख्याल वो 26 लोगों की रेस थी, उसमें वो 26वें नंबर पर वो आए थे, जी तो वो तो बंदा आखिर तो आ ही जाता है। लेकिन सिंस यू हैव बीटन एटलीस्ट 3 पीपल, यस कि 9 में से आप छठे पर आई हैं, और अगर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती तो शायद आप ऊपर भी आ जाती। जो बुनियादी शिकवे तो बहुत सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं, कोई एक होता है ना, पिन पॉइंट होता है कि यार ये मुझे सबसे ज़्यादा शिकवा मुझे इस चीज़ का है, ये मुझे सबसे ज़्यादा शिकवा है। वो सीएम साहिबा से है, मरियम अच्छा, नवाज से। ठीक है। तो जाने से पहले भी मतलब इवेंट हुए थे पिंक गेम्स इधर लाहौर में। बिल्कुल हुए थे। मरियम साहिबा ने, सीएम साहिबा ने कराया था। तो उसमें मतलब उन्होंने काफ़ी फीमेल्स को प्रमोट किया था, काफ़ी उनको आकर प्राइज़ मनी भी खुद दिए, मतलब ओपनिंग पे भी आई वो, काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो उस दौरान भी मैंने मतलब मेरे इंटरव्यूज़ तो चल रहे थे क्योंकि मैंने ओलंपिक्स पे जाना था। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे भी मिलें, मैं अकेली फ़ीमेल हूँ जो कि एथलेटिक्स में जा रही हूँ, तो आप फीमेल्स को इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये ऐसे है, तो आप मुझे बुलाएं अपने पास ताकि मैं डिस्कशन करूँ आपसे। मैंने न्यूज़ के थ्रू ये बात करी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो इवन मैं आ गई हूँ वापस, अभी भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट करके आई हूँ। वो अरशद नदीम से मिली हैं, सबसे उनके घर जाके मिली हैं, ना मिले लेकिन मुझे अपने पास एटलीस्ट बुला कर पूछें कि मैं एक फ़ीमेल हूँ इकलौती, कि क्या रीज़न है, वहाँ क्या मसला हुआ था, या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए या कुछ भी। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। एज अ बीइंग अ वुमेन उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और मैं पंजाब की खिलाड़ी हूँ, लाहौर की रहने वाली हूँ, तो वो सीएम साहिबा हैं पंजाब की, तो एटलीस्ट उनको बुलाना चाहिए था मुझे। यानी कि अभी फाइका छठे नंबर पर आई हैं तो अभी उनका विजन नहीं है,
जब फाइका मेडल ले लेंगे तो वो भी कहेंगे सर आपका विजन है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, शायद विजन नज़र आ जाए उनको भी। अच्छा फाइका, इसको हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे। मुझे ये बताइए कि अब आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं अपना? अगर मैं ओलंपियन हुआ है, आपको हम्म, बताया कि ओलंपिक्स खेल आई हूँ, तो मेरा नाम ओलंपियन, मेरे नाम के साथ ओलंपियन लिखा आप तो जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा। तो मुझे इस नाम को इंशाल्लाह आगे भी लेकर जाना है, मतलब इसको इसी लेवल पे रखना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना है कि ये नाम और रोशन हो जाए, कि बीइंग अ ओलंपियन मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ सकूं। जैसे अब मैं 4 साल हैं मेरे पास नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए, तो इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करूं और कोशिश करूंगी पूरी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ सकूं। छोटे छोटे इवेंट्स खेलूंगी ताकि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगी। कोई बात नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अल्लाह पाक तो है ना, अल्लाह तो सपोर्ट करता बिल्कुल है। नीयत अच्छी होगी, नीयत साफ़ होगी तो रास्ते खुद ब खुद खोलता है। मेरे भी ऐसे ही हुआ कि अल्लाह, सब कहते हैं लक लक, ठीक है लक चलती है, अल्लाह पाक ने कोई नीयत अच्छी देखी, मेरी कुछ देखा तो मेरे रास्ते खाली हुए, तो मेरी बारी आई है, मैं जीती हूँ, मैं गई हूँ बाहर। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह हार्ड वर्क करूँगी, नीयत साफ़ रखूँगी, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ मेडल लेकर आऊँगी। एक और चीज़ है कि मैंने इसका शुरू में जिक्र भी किया था कि हम वन स्पोर्ट नेशन है बेसिकली। क्रिकेट ही हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है क्रिकेट की, और क्रिकेटर्स को ही तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सो अब मुझे आपसे ये जानना है, जो बिल्कुल इसको छोटा सा कमेंट इस पर कीजिएगा, कि क्रिकेटर्स को जिस तरह हाइप मिलती है, अगर आपको हाइप उस तरह की मिल जाए, अरशद को भी मेडल के बाद हाइप मिली है, जी या उससे पहले जब वो कॉमनवेल्थ में गया था, या उससे पहले जब उसने हाँ जी कोशिश की थी, वो किया सारा मामला, लेकिन वो तो इतनी नहीं मिली जितनी इतनी अब नहीं हुई। मिली जितनी अब मिली है। डिप्राइव्ड महसूस करती हैं आप कि आप सब कुछ क्रिकेट को ही दिए जा रहे हैं, हालांकि टैलेंट बिखरा पड़ा है पाकिस्तान में, और एक टैलेंट मेरे सामने ही बैठा हुआ है। जी अफ़सोस होता है, दुःख होता है कभी कभी ना, सोचती हूँ इस बात को कि वो इतने अच्छे, मतलब अंडर 21 अंडर 18 वाले भी जो क्रिकेटर प्लेयर्स हैं वो भी हमसे अच्छे हैं, मतलब हमसे अच्छा कमा रहे हैं, हमसे अच्छा पहन रहे हैं, उनको लोग जान रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। 7 एथलीट, सिर्फ 7 एथलीट गए थे पूरे पाकिस्तान में से, लेकिन किसी को नहीं पता कौन गए थे, किसी को नहीं। अरशद नदीम का तब पता लगा जब वो वापस आए हैं, मेडल लेकर आए हैं, अब अरशद नदीम को जानते हैं, बाकी 6 प्लेयर्स किधर हैं नहीं पता। यही अगर क्रिकेट के कोई 5 प्लेयर्स, इवन पूरी टीम भी कहीं चले जाए ना, सबके नाम सबको याद होते हैं। आसिम मुनीर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने हमें बुलाया था वापस आकर, जिस दिन उन्होंने अरशद नदीम को भी बुलाया, तो उन्होंने स्पेशल हमें बुलाया था वहाँ पे। हाँ जी, हम 7 एथलीट्स, वो तो 2 बाहर होते हैं ना, स्विमर्स तो होते ही बाहर हैं, तो हम जो तीनों थे, तीनों शूटर्स, मैं और अरशद भाई, हम सबको बुलाया था। उसके अलावा वहाँ पे अदर ओलंपियंस भी थे जो काफ़ी पुराने और हॉकी के क्रिकेटर्स थे। शाहीन अफरीदी था, बाबर आजम था और मोहम्मद रिजवान था, और 1-2 और क्रिकेटर्स थे। लाइक हम इकट्ठे बैठे थे। उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है ना, कि हम एक लेवल पे हमने उन्होंने बैठाया, और उन्होंने स्पीच में ये बात की है कि जैसे हर कोई क्रिकेट को सपोर्ट करता है ना, अब हम क्रिकेट के अलावा अदर गेम्स को भी करेंगे। हमारी और गेम्स, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत यूथ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अरशद नदीम कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट, उन्होंने ये, इवन क्रिकेटर्स बैठे थे उनके सामने ये बात कही थी कि हम अब क्रिकेट को जितना करते हैं ना, उससे ज़्यादा हम बाकी वो क्या कहते हैं गेम्स को भी तवज्जो देंगे, हम इस तरह करेंगे, ये करेंगे। तो उनकी मुझे काफ़ी बात अच्छी लगी थी, और सिर्फ उन्होंने मुझे अभी तक हमें बुलाया, उसके अलावा किसी ने अभी तक हमें नहीं बुलाया, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। तो कभी डिप्रेशन महसूस किया हो, ऐसा लगा हो कि यार छोड़ो बस, पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाते हैं अपने स्पोर्ट्स की बेस पे? अगर करना होता ना, 2 साल जो इंजरीज में गुजारे हैं ना, तब भी छोड़ जाती। जो वो वक्त गुजार दिया ना मेरे, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा, मतलब अल्लाह पे यकीन और ये सब कुछ आया कि इंसान मेहनत करेगा तो उसको उसका अजर लाजमी मिलेगा, देर आएगा लेकिन मिलेगा। चलें, ये आपकी कमिटमेंट है अपने मुल्क के साथ, और अल्लाह ताला आपकी कमिटमेंट को ऐसे कामयाब रखे। एंड वी वुड लाइक टू सी फाइका रियाज परफॉर्मिंग वेल इन दी अदर इंटरनेशनल इवेंट्स एज वेल। इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाएं, मेडल जीतें, कॉमनवेल्थ से मेडल लाएं, एशियन गेम से मेडल लाएं, यानी कि मेडलों की एक बहार लगी हो फाइका रियाज के साथ। इंशाल्लाह, दुआ है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया फाइका, आपने आज वक्त दिया। सो दिस वाज इट। आपने सुनी फाइका रियाज की बातें, और एथलेटिक्स में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से डिप्राइव्ड रखा गया इनको, अंडर फैसिलिटेट रहे, इसके बावजूद शी वेंट इनटू ओलंपिक्स और वहाँ पर 6th आई।
अगर इनको फैसिलिटेट कर दिया जाता तो शायद अरशद के साथ एक और मेडल भी पाकिस्तान आता। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।